गुड मॉर्निंग। आज ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ ट्रांसमिशन। बेसिक्स ऑफ ट्रांसमिशन इसमें हम क्या क्या पहले पढ़ाएंगे आपका कंटेंट। तो पहला आपका कंटेंट है इसमें आपका कि बेसिक आपका इंट्रोडक्शन देंगे ट्रांसमिशन लाइन होता क्या है ना। ट्रांसमिशन लाइन के बारे में बताएंगे पहले, फिर ट्रांसमिशन लाइन का डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक क्या है। थर्ड पॉइंट बताएंगे इसमें आपका कि आपका इसका रेटिंग कैसे होता है, रेटिंग क्या क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन का रेटिंग क्या क्या होता है, तो रेटिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन है ना। उसके बाद आपको बताएंगे हम कि नेसेसिटी क्या है, ट्रांसमिशन लाइन का नेसेसिटी क्या है, नेसेसिटी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है ना। इसके बाद बताएंगे आपको कि एसी ट्रांसमिशन क्या होता है और डीसी ट्रांसमिशन क्या होता है। एसी ट्रांसमिशन क्या होता है और डीसी ट्रांसमिशन क्या होता है। मेनली वैसे दो टाइप का ट्रांसमिशन होता है, एसी ट्रांसमिशन और डीसी ट्रांसमिशन। तो आपको इतना चीज के बारे में बताएंगे आज, है ना। तो पहला चालू करते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन होता क्या है, ट्रांसमिशन लाइन होता क्या है। तो देखिए आप ट्रांसमिशन लाइन होता क्या है। आपने देखा होगा रिमोट लोकेशन पे बड़ा बड़ा टावर रहता है, बड़ा बड़ा टावर रहता है। तो टावर तो हम नहीं बना रहे हैं, सिंपल सा बना रहे हैं, पोल टाइप का। मान लो हम 2 पोल बना रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, है ना। ये पोल है लंबा सा, है ना। इस पे कुछ एंगल इस टाइप का होता है, और यहाँ पे एक आपका क्रोसलिन का रफ बना रहता है। ये आपका इंसुलेटर होता है, ये आपका क्या होता है, इंसुलेटर होता है। और ये बेसिकली पोल कहिए या फिर इसको टावर कहिए। टेलीकम्युनिकेशन वाला टावर नहीं, जिस पर आपका इलेक्ट्रिकल वायर जाता है, ये आपका टावर हो गया। ये भी आपका सिंपल टावर हो गया, है ना। और हर एक पे यहाँ पे इंसुलेटर होगा, हर एक पे क्या होगा, आपका इंसुलेटर होता है, जिसपे आपका वायर जो होता है उसको लपेटते हैं सपोर्ट के लिए, है ना। और आपका ये जो होता है, अगर एक फेस दिखाए तो आपका ये हो गया, है ना। यहाँ भी आपका इंसुलेटर होगा, तो ये आपका सेकेंड फेज हो गया। तो ये बेसिकली जो आपका ये है, ये आपका ट्रांसमिशन लाइन है। ये आपका बेसिकली क्या है, ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है ना। तो आपका जो जनरेटिंग स्टेशन है, मान लो जहाँ पे पावर जनरेट हो रहा है, जीएस मतलब जनरेटिंग स्टेशन, जहाँ पे पावर आपका जनरेट हो रहा है और आपका सब स्टेशन में आ रहा है, सब स्टेशन से आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे आता है ना। वहां से आपका कंज्यूमर के पास पहुंचता है ना। तो आपका जो जनरेटिंग स्टेशन से लोड सेंटर पे कहिए या सब स्टेशन पे कहिए, या फिर आपका जो कंज्यूमर के पास पहुंच रहा है ना, जो वायर से पहुंच रहा है, ये आपका बेसिकली क्या है, आपका ट्रांसमिशन लाइन है। तो ट्रांसमिशन लाइन इज ए लिंक और पावर कैरियर बिटवीन जनरेटिंग स्टेशन टू डिफरेंट सब स्टेशन या डिफरेंट सब स्टेशन और डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर, है ना, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर या फिर लोड सेंटर। तो आपका पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि ट्रांसमिशन लाइन इज ए लिंक और पावर कैरियर बिटवीन जनरेटिंग स्टेशन टू द लोड सेंटर और डिस्ट्रीब्यूटर, है ना, और सब स्टेशन कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली आपका जो पावर जनरेट होता है, तो पावर को क्या करता है, पावर को फ्लो कराता है। पावर को फ्लो कराता है मतलब करंट को कैरिंग करता है। क्या करता है, करंट को कैरिंग करता है, करंट को कैरिंग करता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल सर्किट के हिसाब से सोचिएगा, तो आपका करंट कैरिंग कर रहा है, मतलब ये ब्रांच एक टाइप का हो गया। क्या हो गया, आपका एक ब्रांच हो गया। कौन सा, आपका ट्रांसमिशन लाइन जो आपका बेसिकली क्या बिहेव करता है, एज ए ब्रांच इन इलेक्ट्रिकल सर्किट के हिसाब से सोचिएगा तो। और आपका ये जो है टावर है, ये आपका पोल है, ये आपका नोड ऐसे बिहेव करता है। क्या आपका बिहेव करता है, नोड। आपने पढ़ा होगा
इलेक्ट्रिकल सर्किट में नोड क्या होता है, लूप क्या होता है ना, ब्रांच क्या होता है, लिंक क्या होता है ना, सब पढ़ा होगा आपका। तो आपका ट्रांसमिशन लाइन बेसिकली आपका क्या बिहेव करता है जी, ब्रांच। क्या बिहेव करता है जी, ब्रांच। तो पहला पॉइंट आप लिख लीजिए, ट्रांसमिशन लाइन इज ए लिंक और पावर कैरियर बिटवीन टू बसेस इन द नेटवर्क, बिटवीन टू बसेस इन द नेटवर्क, है ना। सेकेंड पॉइंट, ट्रांसमिशन लाइन एक्ट्स एज ए ट्रांसमिशन लाइन एक्ट्स एज ए ब्रांच ऑफ द नेटवर्क, ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। और बस कहिए या फिर पोल कहिए या फिर टावर कहिए, एक्ट्स एज ए नोड इन द नेटवर्क, नोड इन द नेटवर्क, नोड इन द नेटवर्क। अब देखिए, जब का जो ट्रांसमिशन लाइन है ये पावर को कैरी कर रहा है या फिर करंट को कैरिंग कर रहा है, करंट को कैरिंग कर रहा है। तो करंट कैरिंग कर रहा है मतलब कंडक्टिंग मटेरियल से बना होगा। किससे बना होगा आपका, कंडक्टिंग मटेरियल से बना होगा। तो आपका जो कंडक्टिंग मटेरियल आपका जो होता है जिससे बनता है आपका ट्रांसमिशन लाइन, आपके पास 4 मटेरियल होता है बेसिकली। आपका अल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड। इसमें बोलेगा बेस्ट कनेक्टिव मटेरियल कौन सा आपका है, तो गोल्ड। क्या आपका है, गोल्ड है, देन सिल्वर है, देन सिल्वर है। लेकिन ये दोनों का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, इससे हम लोग ट्रांसमिशन लाइन तो बना नहीं सकते हैं, इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। अल्युमिनियम और सिल्वर है, इसका सिल्वर और गोल्ड का, सिल्वर और गोल्ड का इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, इससे तुम लोग बना नहीं सकते ट्रांसमिशन लाइन, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा है ना। तो नेक्स्ट आपका जो मटेरियल बच गया आपका अल्युमिनियम और कॉपर, अल्युमिनियम और कॉपर, कॉपर, अल्युमिनियम और कॉपर। सबसे ज्यादा होता है कनेक्टिविटी गोल्ड का, सिल्वर का, देन कॉपर का, देन अल्युमिनियम का। अब बच गया अल्युमिनियम और कॉपर में, चूंकि अल्युमिनियम और कॉपर में कॉपर का आपका जो है कनेक्टिविटी ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू अल्युमिनियम। फिर भी हम लोग जो बेस्ट प्रेफर मटेरियल होता है ट्रांसमिशन बनाने का वो आपका होता है अल्युमिनियम। क्या होता है आपका, अल्युमिनियम। तो अल्युमिनियम इज ए बेस्ट प्रेफर मटेरियल अमॉन्ग दीज। तो पहला आपका क्यों होता है, तो पहला आपका रीजन आपका है कि अल्युमिनियम का जो आपका होता है वेट कम होता है एज कंपेरिजन टू कॉपर, एज कंपेरिजन टू कॉपर। अल्युमिनियम का जो वेट होता है आपका वो कम होता है एज कंपेरिजन टू कॉपर। अब सुनिए, चूंकि अल्युमिनियम का वेट कम होगा कॉपर से, तो ये टावर पर रखा गया है ना। टावर बेसिकली जो आपका जो डिजाइन होता है मैकेनिकल डिजाइन है। क्या आपका है, मैकेनिकल डिजाइन है। अगर मान लीजिए आपके ये 2 टावर है, ये सिंपल देख लीजिए, 2 टावर है और इस पे आपको किसी मटेरियल को रखना है तो ऐसा मटेरियल ज्यादा प्रेफर होगा जिसका वेट कम होगा, जिसका वेट कम होगा, जिसका वेट कम होगा। तो आप हमको कौन सा चूज करते हैं, अल्युमिनियम में, अल्युमिनियम का, क्योंकि इसका वेट कम होता है, लेस वेट एज कंपेरिजन टू कॉपर। ये पहला रीजन हो गया। सेकेंड रीजन आपका है कि इसका कॉस्ट भी कम होता है, किसका, अल्युमिनियम का एज कंपेरिजन टू कॉपर। अगर कॉस्ट कम होगा तो ज्यादा प्रेफर होगा, क्योंकि आपका पैसा ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मान लीजिए आपका कॉस्ट ज्यादा है तो आपका जो आप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर कॉस्ट ज्यादा रहेगा तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा उसके कारण ज्यादा आएगा, उसके कारण ज्यादा होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपका आता है घर पे, वो टैरिफ जो है वो बेसिकली 2 चीज पर डिपेंड करता है, एक आपका फिक्स्ड कॉस्ट पे, एक आपका रनिंग कॉस्ट पे। फिक्स्ड कॉस्ट जो आपका इंस्टॉलेशन होता है, पोल, ट्रांसमिशन लाइन, पावर स्टेशन, सब स्टेशन जो बेसिकली होता है वो आपका फिक्स्ड कॉस्ट में आता है। किस पे आता है, फिक्स्ड कॉस्ट में। रनिंग कॉस्ट जो पावर जहाँ पे जनरेटिंग स्टेशन होता है वहां पे आपका जो होता है वो आपका बेसिकली क्या होता है, आता है अंडर द रनिंग कंडीशन में। जो आपका फ्यूल लगा या जो भी आपका मेंटेनेंस में काम हुआ, ये आपका बेसिकली जो आपका होता है रनिंग कॉस्ट में आता है। ये अलग टॉपिक है आपका टैरिफ। इसलिए हम लोग प्रेफर कौन सा करते हैं, अल्युमिनियम एज कंपेरिजन टू कॉपर में, क्योंकि इसका अल्युमिनियम का कॉस्ट कम होता है एज कंपेरिजन टू कॉपर। थर्ड आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, थर्ड आपका जो इंपोर्टेंट पॉइंट आपका जो है कि अल्युमिनियम का आपका जो रेजिस्टिविटी होता है एज कंपेरिजन टू कॉपर बहुत ज्यादा होता है। वो क्या होता है, ज्यादा होता है। अल्युमिनियम का रेजिस्टिविटी ज्यादा होता है कॉपर से। फिर भी आप बोल रहे हैं सर कि अल्युमिनियम ज्यादा प्रेफर्ड है एज कंपेरिजन टू कॉपर, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे। एज्यूम कर लेते हैं कि मान लो आपका दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। क्या एज्यूम कर लेते हैं,
एज्यूम क्या कर लेते हैं, एज्यूम किए हैं हम लोग यहाँ पे कि मान लो कि अल्युमिनियम का रेजिस्टेंस और कॉपर का रेजिस्टेंस सेम है और दोनों का लेंथ सेम है, क्योंकि लेंथ बहुत ज़्यादा है ट्रांसमिशन लाइन का, 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जनरेटिंग स्टेशन जो जनरली होता है वो रिमोट लोकेशन पे होता है ना। और आपका ये होता है नियर टू कंज्यूमर होता है ना, नियर टू कंज्यूमर को, या फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर आपका नियर टू सिटी होता है, नियर टू सिटी होता है, सिटी में ही होता है। तो मान लो आपका रेजिस्टेंस दोनों का सेम है और लेंथ मान लो एज्यूम करने के लिए हमने एज्यूम किया, कंपेरिजन करने के लिए दोनों का लेंथ सेम है। लेंथ कहने का मतलब जिससे आप जिस मटेरियल से बना रहे हैं आपका ट्रांसमिशन लाइन एल्युमिनियम का और जिस मटेरियल से आप बना रहे हैं कॉपर का, दोनों का मान लो आपका लेंथ सेम है और दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। ये हमने एज्यूम किया है कंपेरिजन करने के लिए, है ना। तो आपका रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, आपने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस निकालने का तरीका, बेसिक फार्मूला आपका है रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। आर इज द रेजिस्टेंस, रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, है ना। एल आपका हो गया लेंथ ऑफ कंडक्टर और आपका ए हो गया एरिया ऑफ प्रोसेक्शन ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ प्रोसेक्शन ऑफ कंडक्टर, है ना। तो अगर मान लो दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, रेजिस्टेंस दोनों का सेम है, तब इस फार्मूला में बैठा रहे हैं। रो आपका हो गया किसका, अल्युमिनियम का पहले लिख रहे हैं, फिर लेंथ हो गया आपका अल्युमिनियम का डिवाइड बाई एरिया आपका हो गया अल्युमिनियम का इक्वल टू आपका रेजिस्टिविटी हो गया कॉपर का, लेंथ हो गया आपका कॉपर का और एरिया आपका हो गया कॉपर का, एरिया हो गया आपका कॉपर का। तो हमने जूम कर चुका है पहले ही कि दोनों का लेंथ सेम है, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आपका क्या हो गया क्लियर, यहां से आपका क्लियर क्या हो गया कि एरिया ऑफ अल्युमिनियम डिवाइड बाई एरिया ऑफ कॉपर इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ अल्युमिनियम डिवाइड बाई रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। और हमने क्या बोला कि अल्युमिनियम का आपका जो रेजिस्टिविटी होता है एज कंपेरिजन टू कॉपर ज्यादा होता है, मतलब इसका जो वैल्यू होगा इससे ज्यादा होगा, ये जो आपका रेशियो आएगा वो ग्रेटर देन 1 आएगा, हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। तो यहां से आप कह सकते हैं कि अल्युमिनियम का जो आपका एरिया प्रोसेक्शन सेक्शन होगा एज कंपेरिजन टू कॉपर वो ज्यादा होगा। अगर एरिया ज्यादा होगा तो आपका रेडियस ज्यादा होगा, रेडियस ज्यादा होगा। तो एरिया ज्यादा होना मतलब कि आपका जो करंट कैरिंग करेगा वो ज्यादा करेगा, क्योंकि एरिया जो आपका डिपेंड करता है, एरिया प्रोसेक्शन डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है किस पे, करंट पे। किस पे डिपेंड करता है, करंट पे, है ना। इसलिए वो प्रेफर कौन सा करते हैं आपका है अल्युमिनियम, इस रीजन में। नेक्स्ट आपका जो रीजन है वो कोरोना। कोरोना आपका ये कोरोना नहीं, ट्रांसमिशन लाइन वाला कोरोना, ये कोरोना इफेक्ट आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 2 या 3 में। तो आपका जो है लेस कोरोना इफेक्ट होता है किसमें, अल्युमिनियम में, सॉरी लेस कोरोना इफेक्ट होता है किसमें, अल्युमिनियम में एज कंपेरिजन टू कॉपर, एज कंपेरिजन टू कॉपर। तो आपका जो मेनली 4 रीजन है, इसके वजह से आपका जो है अल्युमिनियम जो है ज्यादा प्रेफर करते हैं ट्रांसमिशन बनाने में एज कंपेरिजन टू कॉपर, एज कंपेरिजन टू कॉपर, ठीक है ना। अब नेसेसिटी क्या है, नेसेसिटी क्या है ट्रांसमिशन लाइन का, इतना तो बताया तो पता चल गया नेसेसिटी क्या है। नेसेसिटी आपका क्या है, अच्छा उसके पहले आपको लिखवाया था डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होना चाहिए ट्रांसमिशन लाइन का, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होना चाहिए। डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो किसी भी मशीन का डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक होता है ना, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो ट्रांसमिशन लाइन का बेसिकली 2 गो है, एक इफिशिएंसी और एक वोल्टेज रेगुलेशन, एक इफिशिएंसी और एक वोल्टेज रेगुलेशन। अगर मान लो सिस्टम में पावर लॉस जो बेसिकली होता है, जो बेसिकली लॉस होता है बेसिकली ड्यू टू द रेजिस्टेंस होता है, ड्यू टू द रेजिस्टेंस होता है, ड्यू टू द रेजिस्टेंस होता है। तो जिस सिस्टम का लॉस कम होगा उसका इफिशिएंसी ज्यादा होगा, जिस सिस्टम का लॉस कम होगा उसका इफिशिएंसी ज्यादा होगा। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या आता है कि पावर लॉस शुड बी लो, पावर लॉस शुड बी लो, पहला कैरेक्टरिस्टिक है शुड बी लो, सो दैट इफिशिएंसीज हाई, इफिशिएंसीज हाई। तो ट्रांसमिशन लाइन में आपका जो पावर लॉस होना चाहिए वो कम होना चाहिए,
ताकि उसका एफिशिएंसी ज़्यादा हो, ताकि उसका एफिशिएंसी ज़्यादा हो। सेकेंड आपका जो है वोल्टेज ड्रॉप जो होना चाहिए ना, वोल्टेज ड्रॉप, जो वोल्टेज ड्रॉप आपने पढ़ा होगा V = IR, जो वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए वो कम होना चाहिए, ताकि मान लो आपका जनरेटिंग स्टेशन पे जो वोल्टेज कुछ और है ना, और आपका लोड सेंटर पे वोल्टेज कुछ और है, तो वोल्टेज आपका जो है अप्रोक्सीमेटली सेम होना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होना चाहिए? शुड बी लो। वोल्टेज ड्रॉप शुड बी लो। वोल्टेज ड्रॉप शुड बी लो। अगर वोल्टेज ड्रॉप कम होगा तो उसका वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होगा। सो दैट वोल्टेज ड्रॉप शुड बी लो, सो दैट वोल्टेज रेगुलेशन इज ए गुड वैल्यू। अगर वोल्टेज ड्रॉप कम होगा तो उसका वोल्टेज रेगुलेशन का जो वैल्यू होगा वो ठीक होगा, है ना। ये आपका ये डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक है ना। तो मेनली आपका दो ही कैरेक्टरिस्टिक होता है डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक, की एफिशिएंसी ज़्यादा होना चाहिए और वोल्टेज रेगुलेशन ठीक होना चाहिए। वोल्टेज रेगुलेशन ठीक होने करने का मतलब कि उसमें जब आपका वोल्टेज जो ड्रॉप हो रहा है वो बहुत कम से कम हो। वोल्टेज ड्रॉप क्या हो? खुद कम से कम। नेक्स्ट आपका है रेटिंग। नेक्स्ट आपका क्या है? रेटिंग की रेटिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। अब किसी भी इक्विपमेंट आप खरीदते हो, जाके जनरेटर खरीदो या मोटर खरीदो या कुछ भी खरीदो, तो उसका आपको रेटिंग मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? कितना रेटिंग का आपको खरीदना है ना। तो उसी तरह से ट्रांसमिशन लाइन का भी रेटिंग होता है। ट्रांसमिशन लाइन का भी आपका क्या होता है? रेटिंग होता है। तो रेटिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, रेटिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, इसमें बेसिकली 3 रेटिंग होता है। एक होता है आपका वोल्टेज रेटिंग, एक होता है आपका वोल्टेज रेटिंग, सेकेंड आपका होता है करंट रेटिंग, सेकेंड आपका होता है करंट रेटिंग, थर्ड आपका होता है MVA रेटिंग। MVA रेटिंग ये वोल्टेज रेटिंग हो गया, ये आपका करंट रेटिंग हो गया, ये आपका मेगा वोल्ट एम्पियर रेटिंग हो गया। मेगा वोल्ट एम्पियर रेटिंग। सो आप करते हैं MVA आपका निकालते हैं अपरेंट पावर, है ना। तो आपका 3 चीज मालूम होना चाहिए, एक वोल्टेज रेटिंग, एक करंट रेटिंग और एक MVA रेटिंग। एक MVA रेटिंग, है ना। तो वोल्टेज रेटिंग क्या होता है ट्रांसमिशन लाइन में? RMS लाइन टू लाइन, RMS लाइन टू लाइन वोल्टेज। वोल्टेज रेटिंग जो होता है बेसिकली क्या होता है? RMS लाइन टू लाइन वोल्टेज, RMS लाइन टू लाइन वोल्टेज। और आपका जो वोल्टेज रेटिंग बेसिकली होता है, जो आप इसमें डिजाइन करते हैं इंसुलेटर का यूज करते हैं, तो आपका जो वोल्टेज रेटिंग बेसिकली डिपेंड करता है किस पे? इंसुलेशन लेवल पे। किस पे? इंसुलेशन लेवल पे। इंसुलेशन लेवल पे। इंसुलेशन लेवल पे आपको बताएंगे सब इंसुलेटर क्या होता है आगे। आपको सिर्फ अभी पता होना चाहिए कि वोल्टेज रेटिंग जो होता है ट्रांसमिशन लाइन का वो होता है कौन सा? RMS लाइन टू लाइन वोल्टेज। RMS लाइन टू लाइन वोल्टेज। और ये बेसिकली जो वोल्टेज रेटिंग जो है वो डिपेंड किस पे करता है? आपका है इंसुलेशन लेवल पे। किस पे? आपका इंसुलेशन लेवल पे, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका हो गया करंट रेटिंग। नेक्स्ट आपका हो गया करंट रेटिंग। ये आपका डिपेंड करता है RMS लाइन करंट पे। RMS लाइन करंट पे। RMS लाइन करंट पे। और आपका करंट रेटिंग बेसिकली डिपेंड करता है किस पे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन का हो या कंडक्टर का हो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन और कंडक्टर है ना। जिसका करंट रेटिंग ज्यादा होगा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा। मतलब ये जो आपका है करंट जो है बेसिकली डिपेंड करता है किस पे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर पे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर पे। नेक्स्ट आपका हो गया MVA रेटिंग। तो आप अपरेंट पावर कैसे निकालते हैं 3 फेज में? √3 × VL × IL। ये आपका हो गया लाइन टू लाइन वोल्टेज RMS वैल्यू। ये आपका हो गया लाइन करंट RMS लाइन करंट। और आपका √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका यहाँ से हो गया MVA रेटिंग, है ना।
तो बेसिकली 3 टाइप का रेटिंग होता है ट्रांसमिशन लाइन के लिए, वोल्टेज रेटिंग, और वोल्टेज रेटिंग डिपेंड करता है आपका किस पे, आरएमएस लाइन टू लाइन वोल्टेज पे, और ये बेसिकली डिपेंड करता है किस पे, इंसुलेशन लेवल पे, किस पे, इंसुलेशन लेवल पे, मतलब वोल्टेज डिपेंड अपॉन इंसुलेशन लेवल। करंट रेटिंग जो आपका होता है बेसिकली आरएमएस लाइन करंट होता है, और ये डिपेंड करता है किस पे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे होता है, ये प्रोपोर्शनल का साइन है। ये आपका होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन और कंडक्टर, है ना। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा करंट कैरिंग करेगा, उतना ज़्यादा करंट कैरिंग करेगा, है ना। तो अगर मोटा कंडक्टर है उसमें ज़्यादा करंट कैरिंग करेगा, अगर पतला कंडक्टर है तो उसमें करंट कैरिंग कम करेगा, क्योंकि उसका एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो उसका रेडियस कम होगा। नेक्स्ट आपका हो गया एम्पियर रेटिंग या करंट पावर बेसिकली है, क्योंकि आप देखेंगे वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर ये मेगा वोल्ट एम्पियर है, √3 इंटू VL इंटू IL, तो इस हिसाब से आपका रेटिंग होता है ट्रांसमिशन लाइन का। नेक्स्ट आपका टॉपिक है नेसेसिटी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, नेसेसिटी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो नेसेसिटी क्या है, जो भी आपका बल्क अमाउंट ऑफ पावर जो आपका प्रोड्यूस हुआ ये आपका जनरेट हुआ कहाँ पे, जनरेटिंग स्टेशन पे, कहाँ पे, जनरेटिंग स्टेशन पे, और जो कंज्यूमर तक लाने में जो भी आपका इलेक्ट्रिकल नेटवर्क लगता है ना, कंज्यूमर तक लाने में जो भी आपका इलेक्ट्रिकल नेटवर्क लगता है ना, वो आपका क्या है, ट्रांसमिशन लाइन। तो बेसिकली आपका नेसेसिटी वही है कि जो पावर जनरेट हुआ है, बल्क अमाउंट ऑफ पावर जो आपका जनरेट हुआ है उसको आपका जो लोड सेंटर पे कहिए या आपका कंज्यूमर के घर के तक पहुंचने में आपका जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट लगता है वो आपका क्या है, बेसिकली क्या आपका है, ट्रांसमिशन लाइन है। तो बेसिकली नेसेसिटी वही है ना। नेक्स्ट आपका है कंपैरिजन ऑफ AC ट्रांसमिशन एंड DC ट्रांसमिशन, AC ट्रांसमिशन एंड DC ट्रांसमिशन। तो पहले हम समझेंगे AC ट्रांसमिशन क्या होता है, AC ट्रांसमिशन क्या होता है, AC ट्रांसमिशन क्या होता है। इसके लिए आपको हम बना रहे एक सर्किट बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा पहले। आप भी बना सकते हैं इसको, बहुत सारे बुक में भी डायग्राम पे अवेलेबल है। बता रही है क्या है,